नमस्कार, मैं हूं शशि शंकर वैग। आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे साथ जो स्पोक्स पर्सन आए हुए हैं वो है एडवोकेट ब्रजेश जी। एडवोकेट जी ब्रजेश जी जो हैं जयपुर से हैं और जयपुर में क्राइम ब्रांच से हैं और हाई कोर्ट के वकील हैं। दूसरे हमारे साथ जुड़े हुए जी हैं धन्यवाद। मिस्टर एडवोकेट ब्रिजमोहन मदान जी। ब्रिजमोहन मदान जी एक एडवोकेट भी हैं, ये भी हाई कोर्ट से हैं, प्लस सबसे पहले एक कार्यकर्ता भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और बीजेपी के स्पोक्स पर्सन भी हैं। मिस्टर मदान जी आपका बहुत बहुत स्वागत है एडवोकेट साहब। धन्यवाद। उसके बाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं मिस्टर कल्याण जी। मिस्टर कल्याण जी जो हैं ये कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, प्लस कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष भी हैं जयपुर से, जयपुर सांगानेर से। कल्याण जी आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। थैंक यू सर। आप थैंक यू, सभी का धन्यवाद स्वागत है सर। जो आज का जो टॉपिक हम लोगों ने लिया है वो बहुत ही ज्वलनशील मुद्दा है और मुझे नहीं समझ में आता किस तरह से लोग इसको देख रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी जो मिस्टर नरेंद्र मोदी हैं वो अपना रेस्ट करने गए हुए हैं कन्याकुमारी में, कुछ साधना वगैरह करने। अब साधना करने में भी इन लोगों को कुछ लग रहा है कि ये एकांत में साधना क्यों कर रहे हैं, तो इस पे कुछ लोगों ने आपत्ति भी की हुई है और कुछ लोगों ने बोला यह आचार संहिता का उल्लंघन है। तो सबसे पहले मैं कल्याण जी से ही पूछता हूँ। कल्याण जी आप बताइए, क्या ये आचार संहिता का उल्लंघन है क्या, कन्याकुमारी में जाके प्रधानमंत्री जी एकांत में साधना करना? देखिए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि साधना करना कोई गुनाह नहीं है, साधना करना कोई गुनाह नहीं है और सनातन धर्म में को साधना करने का स्वतंत्र अधिकार है। अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री या माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह का प्रोपेगेंडा या जिस तरह की एक्टिविटीज कर रहे हैं वो साधना नहीं, साधना है, वो लोगों को साधने की ओर है। और क्या कर दिया प्रधानमंत्री जी ने, ये तो बोले आप, कर क्या दिया उन्होंने? देखिए, संविधान के अनुसार जो हमारा संविधान है वो ये कहता है कि हर वो एक्टिविटीज जो इलेक्शन के टाइम में या इलेक्शन के 48 घंटे में पब्लिक को जुड़ती है या पब्लिक में एक तरह का अपना प्रचार प्रसार करती है वो गलत है और वो निषेध है। ये हमारे संविधान के अनुसार है। हमारे प्रधानमंत्री जी 3000 कैमरों की टीम लेके साधना करने गए हैं और अपने आप को कह रहे हैं कि हम मौन साधना कर रहे हैं। तो ये मौन साधना नहीं, एक तरह का एक पार्टी का प्रचार है, पार्टी का प्रसार है और ये गलत है। आप साधना कर सकते हो, साधना करने में कोई हर्ज नहीं है, साधना करना हर आदमी का अधिकार है। प्रधानमंत्री भी इंसान है। बाकी वो 140 करोड़ लोगों को प्रतिनिधित्व करते हैं और इलेक्शन का टाइम चल रहा है और हमारे संविधान के अनुसार जो अभी आचार संहिता लगी हुई है उसमें हम ये देखते हैं कि जब इलेक्शन होता है तो किसी भी पार्टी का हो, चाहे सत्ताधारी पार्टी हो चाहे विपक्ष की पार्टी हो, सबके बैनर पोस्टर हटा दिए जाते हैं। सबके जितने भी बैनर पोस्टर है, नाम है, प्रचार प्रसार है, सबको बंद कर दिया जाता है। और ये जो सत्ताधारी पार्टी के नेता है या सत्ताधारी पार्टी के हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, ये 3000 कैमरों को लेकर एक नाटक कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं साधना के नाम पे। अब ये चाहते हैं कि 1 तारीख को वोट पड़ेंगे, कल आचार संहिता लगी हुई है, प्रचार प्रसार बंद हो गया, तो एक माध्यम बना दिया, ये गलत है। आप प्रचार प्रसार नहीं कर सकते क्योंकि ये आचार संहिता का उल्लंघन है और इसी को लेकर विपक्ष ने इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट भी करी है और इलेक्शन कमीशन को अवगत भी कराया है। अगर इलेक्शन कमीशन इनको परमिशन देता है तो आगे जाकर बहुत सारे नियम चेंज हो जाएंगे। बहुत सारे लोग इन चीजों का सहारा लेकर, धर्म का सहारा लेकर या किसी अन्य धार्मिक एक्टिविटीज का सहारा लेकर प्रचार प्रसार करेंगे। ठीक है कल्याण जी, आपसे हम दोबारा आएंगे बात करने। कल्याण जी आपसे दोबारा आएंगे बात करने। अब हम एडवोकेट ब्रजेश जी का भी ले लें। एडवोकेट ब्रजेश जी, क्या आप इसको किस तरह से देखते हैं? बिकॉज एक आप एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के, तो ये जो इस समय जो चल रहा है प्रधानमंत्री के ऊपर जो आक्षेप लगा रहे हैं लोग कि आचार संहिता का उल्लंघन है, इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं एज ए एडवोकेट? जी पहले तो मैं एक बात बता दूं कि उल्लंघन शब्द जो इसके आगे जो लगाया गया है आचार संहिता का उल्लंघन, पहले तो हम इस बात को समझ लेते हैं कि मानक आचार संहिता होती क्या है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट।
जो आचार संहिता होती है उसको हम कहते किसे है आचार संहिता। आचार जी जी संहिता वो होती है जब किसी दल, पार्टी के लिए या किसी कम्युनिटी के लिए या किसी सत्ता के लिए बनाया जी गया एक मॉडल कोड, एक नियमावली कि उसका हमें पालन करना होगा, वो हो गई हमारी जी जी आचार संहिता। आचार मतलब हमारा जो कंडक्ट होगा उसको हम कैसे करेंगे, ये आचार संहिता हो गई। अब उसमें करेक्ट कुछ नियम बनाए जाते हैं। हमारे लिए जो रेफरी जी है, रेफरी एक है भारत का, वो है हमारा मुख्य चुनाव आयुक्त। अब वो जी जी रेफरी डिसाइड करते हैं कि साहब हमारे जो है हमारे नियम कैसे होंगे, क्या उल्लंघन नहीं करना है, क्या करना है। उसमें डूज एंड करेक्ट डोंट्स की बड़ी लिस्ट होती है। अब हाँ उसमें जी क्या है कि सर जो आचार संहिता जो लगी हुई है हमारी, इसमें जी जो चीजें हैं, कुछ लोक लुभावन वादे नहीं कर सकते। आप जो है एक निश्चित टाइम के बाद में आप रैलियां नहीं कर सकते, और किसी को आप जो है धन बल बाहुबल इस टाइप का कोई लोभ लालच नहीं दे सकते। आप धर्म, क्षेत्र, जाति, इस प्रकार के आप जो है आक्षेप, आरोप प्रत्यारोप या इस प्रकार के भाषण नहीं दे सकते। जो करेक्ट संविधान में विषय दिए गए हैं विकास के, एक अंतरराष्ट्रीय हमारा जो सॉरी यूएन का जो हमारा जो चार्टर है उसमें भी लिखे हुए हैं हमारे जो पॉलिटिकल राइट्स, सिविल राइट्स। तो ये पॉलिटिकल जी जी पॉलिटिकल राइट्स है, उनके इतर जाके हम नहीं बोल सकते। ये करेक्ट हमारे एक मानक आचार संहिता है जो हमारे माननीय चुनाव आयुक्त ने हमारे लिए लागू की है, सभी पार्टियों के लिए इक्वली वो जी एप्लीकेबल होती है। अब ये तो हो गई जी जी आचार संहिता की बात। अब बात आती है सर कि कौन सा कर्म हम ऐसा करें कि जहां हमें लगेगा या चुनाव आयुक्त तो इंटरप्रेट कर लेगा कि इसका उल्लंघन हो गया। अब करेक्ट इसमें सर जो 31 तारीख से और 2 जून तक का जो समय बताया गया है, इसमें कि साहब जो है श्रीमान माननीय प्रधानमंत्री जी गए हुए हैं कन्याकुमारी, और वहां पर जो है विवेकानंद शिला पर जो है विवेक शिला पर वहां पर ध्यान के लिए गए हुए हैं, मौन तपस्या के लिए गए हुए हैं। प्रार्थना अब करें इसमें बात ये आती है कि सर वो किसी दल का प्रचार कर रहे हैं, क्या वहां पर कोई वादा कर रहे हैं वो, या कोई क्या वो घोषणा करने गए हुए हैं, क्या वहां पर कुछ ऐसी नई स्कीम लागू करने गए हुए हैं जो अ, अंतिम चरण के चुनाव को प्रभावित कर सके। ये चुनाव आयुक्त इंटरप्रेट करेगा। अगर ऐसा होता है, कोई कंप्लेन जाती है, तो प्रथम दृष्टया यदि ऐसा लगता तो चुनाव आयुक्त पहले ही इन पर रोक लगा देता कि साहब आप इस तरह से छोड़ के नहीं जा सकते, राजधानी छोड़ के नहीं जा सकते, इतने पीरियड के लिए नहीं जा सकते, और इस प्रकार के डिक्लेरेशन आप नहीं कर सकते। ये जी व्यक्तिगत अधिकार है, मौलिक अधिकार है। इसके लिए आप जो है जब भाई कोई घोषणा नहीं हो रही है, पब्लिकली आपने अनाउंसमेंट ऐसा नहीं किया कि नहीं साहब हम इस प्रकार से करने जा रहे हैं, तो आप नहीं जी कर सकते। आप रही बात करेक्ट जनता की, जनता अपने हिसाब से कैसे इंटरप्रेट करती है, इट इज फॉर द पब्लिक टू डिसाइड। हम इस बात के लिए कैसे कह सकते हैं कि साहब प्रधानमंत्री जी ने प्रोवोक किया किसी को, साहब वोट दीजिए हमारे लिए। इस प्रकार की भाषा हम नहीं कर सकते जब तक कि चुनाव आयुक्त इस बात का संज्ञान न ले। और वो इंटरप्रेट जी इसी बात, वो चुनाव आयुक्त तो करेगा इसको इंटरप्रेट इंटरप्रेट कि भाई ऐसा उल्लंघन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये जी चीजें अभी जो है सर, अभी तक ऐसा संज्ञान में आया नहीं है। और हाँ, करेक्ट यदि इसके लिए अगर दूसरे दलों ने यदि अपनी आपत्ति दर्ज कराई है, अपना ऑब्जेक्शन रेज किया है, रिजर्वेशन वहां पर जो है पुटअप किए हैं, तो इसके लिए चुनाव आयोग देखेगा इस चीज के लिए सर। ओवर टू यू करेक्ट सर। जी एडवोकेट साहब बहुत बढ़िया आपने बताया है कि आचार संहिता का उल्लंघन क्या होता है, आचार संहिता का उल्लंघन क्यों होता है और कैसे होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका बताने का सर। अब हम आपके पास चलते हैं एडवोकेट मदान जी के पास। एडवोकेट ब्रिज मोहन मदान जी जो हैं ये बहुत ही एक्टिव हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन भी हैं जयपुर के। तो आप किस तरह देखते हैं एडवोकेट ब्रिज मोहन मदान जी इस सारे प्रकरण में, जैसे मिस्टर कल्याण जी ने भी बताया ये कांग्रेस के हैं और एडवोकेट साहब ने भी बताया उसका क्या चीज है, आप इसको किस तरह देखते हैं मिस्टर मदान जी, आप बताएं कि क्या आचार संहिता का उल्लंघन है या नहीं, एज अ स्पोक्स पर्सन ऑफ कांग्रेस बीजेपी, बताएं। सबसे पहले मेरी तरफ से सबको प्रणाम। जी अभी हमारे ब्रजेश जी ने आचार संहिता के बारे में बहुत स्पष्ट परिभाषित किया। उसके अंतर्गत जो भी जितने भी ये राजनीतिक दल हैं और राजनीतिक दल में आज चुनाव हो रहे हैं, चुनाव के दौरान जी
क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये उल्लेखित किया है करेक्ट। और उन्होंने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में उसका हमें बताया। अब जी प्रश्न ये उठता है कि उल्लंघन किसको कहते हैं? कोई कोड ऑफ कंडक्ट बना हुआ है और उसकी नीतियों पे, उसके व्यवहार से अगर हम उसके ऊपर ना चले, वो होता है उल्लंघन। अब प्रधानमंत्री उल्लंघन के लिए प्रधानमंत्री को सारी राजनीतिक पार्टियां इसको कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन बता रही हैं, जबकि जब भी चुनाव प्रचार बंद हो जाता है, जैसे अभी 1 जून को चुनाव होना है और 30 तारीख शाम को 5 बजे के बाद में बोलना, भाषण देना, कहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं, जैसे चुनाव वहां कहाँ हो रहे हैं इस समय, यूपी में हो रहे हैं, उड़ीसा में हो रहे हैं, पंजाब में हो रहे हैं, चंडीगढ़ में हो रहे हैं, जहाँ जहाँ भी, वहां वो जाके अपने एक्सप्रेशन से कुछ भी नहीं बोल सकते। वहां मैं शब्द यूज कर रहा हूँ, वहां जाके नहीं बोल सकते। जैसे मैं आपको जयपुर का एग्जांपल दूं, जयपुर में 19 अप्रैल को ये चुनाव थे। 17 तारीख को शाम को 5 बजे बाद वो चुनाव प्रचार बंद हो गया। कहाँ बंद हुआ? 19 कंस्टिट्यूंसी में। लेकिन जहाँ बाहर कहीं चुनाव हो रहे थे, वहाँ सारे राजनीतिक दल वहाँ बोले हैं, सारे बोले हैं। खाली उन कंस्टिट्यूंसी में आदमी नहीं बोल सकता, अपना प्रचार नहीं कर सकता, किसी झंडे से प्रचार नहीं कर सकता, कोई भाषा से प्रचार नहीं कर सकता, नारे से प्रचार नहीं करता, रोड शो से प्रचार नहीं कर सकता। कहाँ? जहाँ चुनाव होने हैं, जहाँ उस दिन चुनाव नहीं है, तो वहां जाके वो अपना प्रचार कर सकते हैं, क्योंकि सब जगह आज हमारे सब फेस मैनर में चुनाव हो रहे हैं और सब नेताओं ने किया है। मैं एग्जांपल देता हूँ, वायनाड में हमारे राहुल जी का चुनाव था। क्या राहुल जी ये बताए कि उन्होंने यूपी में प्रचार नहीं किया? वायनाड में नहीं किया ना, यूपी में किया है, वहां से 500 किलोमीटर दूर पे भी किया है, जहां जहां भी वो कर सकते थे किया। ये तो हुआ कंस्टिट्यूंसी। आज अपन अब मोदी जी पे आते हैं। मोदी जी प्रचार कहाँ कर रहे हैं? वो तो देश के कल्याण के लिए निर्विघ्न चुनाव हो जाए, हो गए हैं, उस पे किसी को कोई तकलीफ ना हो, कोई मारा पीटी ना हो, और उससे आज वो खुश होके एक साधना कर रहे हैं कि मेरे देश का कल्याण होना चाहिए, और वो मूक है, बोल नहीं रहे। तमिलनाडु में चुनाव हो नहीं रहे, कन्याकुमारी में कर रहे हैं ना। अब तमिलनाडु में आज कल कहीं चुनाव नहीं है, केरला में नहीं है, अगर है तो उड़ीसा में इधर उधर हो रहे। अब विपक्षी पार्टियों को पता क्या दर्द थोड़ा सा क्या हो रहा है, वो ये सोच रहे हैं कि ये सनातन धर्म वाले जितने लोग हैं उनको देखेंगे कि हमारे मोदी जी का कितना व्यवहार अच्छा है, मूक होके देश के कल्याण के लिए भगवान से कुछ मांग रहे हैं। इससे क्या है, सनातनियों पे ये असर पड़ जाएगा कि मोदी जी तो बहुत बढ़िया आदमी है, सनातन को मानते हैं, उनको उनके प्रचार करने पे दुख नहीं है, जो वो तरीका अडॉप्ट कर रहे हैं इनको उस तरीके पे दुख हो रहा है कि भाई वो प्रचार करेंगे, सारे सनातनी उनको सारे वोट दे देंगे, हमारा हम तो प्रचार कर नहीं सकते। मैं इनको किसने मना किया था कि आप साधना ना करो? मोहन बोल रहे हैं कि ये भी कर लेते, तो कहाँ से आचार संहिता के उल्लंघन की बात आती है? आचार संहिता तो उल्लंघन है ही नहीं, केवल विपक्षी पार्टियों को ये है कि इससे सनातन वाले बड़े इससे प्रभावित हो जाएंगे और इनको वोट दे देंगे। पर जहां तक वोट देने की बात है, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मुकाबले में विपक्ष में कोई नेता नहीं। उनको इस बात का भी दुख है कि हमारे में तो कोई है ही नहीं, कि अकेला आदमी प्रचार भी करता है, अकेला आदमी साधना भी करता है, तो उससे हमारे जो वोटर हैं उनका झुकाव उनकी तरफ हो जाएगा। उनको दर्द इस बात का है, चुनाव संहिता का कोई नहीं है। और एक बात और भी, चुनाव जिस दिन मैंने जैसे जयपुर का एग्जांपल दिया, 19 अप्रैल को थे, 17 मई को और 17 अप्रैल को चुनाव बंद हो गया। 18 अप्रैल को भी मौन हो गए
घर घर जाके प्रचार कर सकते हैं। ये भी वकील साहब को भी मालूम होगा। क्यों जी वकील साहब, बाद में आप बोलना। घर 18 अप्रैल को भी घर घर जाके प्रचार कर सकते हैं, मुंह नोके, नारे नहीं लगाने, झंडे लेके नहीं जाने, बाकी लोगों को पैदल जाके हाथ जोड़ सकते हैं। तो मेरे ख्याल है चुनाव का उल्लंघन, संहिता का तो उल्लंघन है नहीं। अब लोगों की क्या सोच है, सोच देश के निमित्त होनी चाहिए, लंबी सोच होनी चाहिए, शॉर्ट सोच नहीं होनी चाहिए। ये फर्क है विपक्षी पार्टियों की सोच में और हमारे मोदी जी की सोच में। कल्याण हाँ जी, जी। कल्याण जी, मैं आपसे ये जी। पूछना चाहूंगा, क्या मिस्टर नरेंद्र मोदी जी के इस कार्यकलाप से क्या जो विपक्ष की पार्टियां हैं सब डर चुकी हैं क्या? कल्याण देखिए, जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जी विपक्ष बोलिए। पार्टियां तो पता नहीं डरी है या नहीं डरी है, मगर हमारी सत्ताधारी पार्टी अवश्य डरी हुई है। मैं मदान साहब की बात से सहमत नहीं हूँ कि मदान साहब ने जैसा अभी कहा कि राजस्थान में 19 तारीख को इलेक्शन हुआ, 26 तारीख को इलेक्शन हुआ, तो दूसरे स्टेट में प्रचार प्रसार चल रहा था। मैं बिल्कुल सहमत हूँ इनकी बात से कि राजस्थान में प्रचार प्रसार बंद हो गया था, मगर दूसरे स्टेट में चल रहा था। मगर आज हम जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जी रहे हैं, हर स्टेट में हर चीज देखी जा रही है। तो क्या मोदी जी का जो ये क्रियाकलाप है या इनकी साधना है या इनका मेडिटेशन है या इनकी एक्टिविटीज है, पंजाब में नहीं देखी जा रही होगी, जहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं वहां पर नहीं देखी जा रही होगी? तो विरोध वहां पर है कि जो मीडिया वाले 3000 कैमरे लेके इनके पीछे गए हैं और इनकी एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्डिंग करके प्रचार कर रहे हैं। उससे अरे मतलब नहीं है कल्याण जी, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। मीडिया वाले 3000 इनके पीछे क्यों गए हैं? क्योंकि ये हमारे प्रधानमंत्री हैं, देश के भावी प्रधानमंत्री नहीं, देश के हैं प्रधानमंत्री। और एक प्रधानमंत्री को कवर करने के लिए मीडिया क्या, पूरा देश उनके पीछे रहेगा, क्योंकि ये एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी जी कि इनकी एक एक बातों में दम है, एक एक सांसों में जागृति है, हर इंसान इनको चाहता है। इसीलिए पूरा मीडिया भी चाहता है इनको, मीडिया भी इनके पीछे गया हुआ है। अब आप इसको उल्लंघन है, देखते हैं जी, कैसे उल्लंघन है बताएं जरा। इसीलिए आचार संहिता का उल्लंघन है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री है और पूरे देश के प्रधानमंत्री है, खाली बीजेपी के नहीं है। भारत 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री है, इनकी एक एक्टिविटी देखी जाती है। अगर ऐसा आदमी संविधान का उल्लंघन करे, आचार संहिता का उल्लंघन करे और 300 कैमरों के साथ में बाहर जाकर फोटो शूट करे और लोगों को मीडिया पे दिखाए, यही उल्लंघन है, यही ऑब्जेक्शन है। मोदी जी बंद कमरे में कितनी साधना कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, उनका पर्सनल मैटर है। बाकी मोदी जी जो लवाजमा लेकर गए हैं, यहाँ से कन्याकुमारी गए हैं, उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ये लोगों को लुभाने का कार्यक्रम है और इससे प्रचार प्रसार करने का काम है, ये साधना का काम नहीं है। साधना करने वाला आदमी कैमरे लेकर नहीं जाता, तो कैमरे की जरूरत नहीं होती साधना करने के लिए। तो ये इसीलिए करे, विपक्ष वाले इसीलिए इनसे छुपे हुए हैं कि ये साधना नहीं कर रहे, ये लोगों को साध रहे हैं, अपनी पार्टी का प्रचार प्रचार कर रहे हैं मौन रहकर। चलो अगर इस तरह चलो तो चलो मान गए। अब इसको काउंटर करना चाहते हैं मदान जी आप काउंटर करें प्लीज। मदान जी बोले। जी मदान जी। हाँ जी। एक तो आपने बिल्कुल सही कहा, वो देश के प्रधानमंत्री अपने किसी चैनल वाले को लेके गए होते, अपने कैमरे लेके गए होते, तो कहा जाता कि ये वो तो प्रधानमंत्री है। मीडिया वाले को अपनी दिखाना है कि प्रधानमंत्री ऐसा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ऐसा कर रहे हैं। मैं एक बात और जी इतने भी नेता गए हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, चाहे कोई भी, सब अपने अपने तरीके से मंदिर और मस्जिद गए हैं। क्या उनके फोटो नहीं आए? कैमरे वाले को साथ लेके नहीं गए? मैं मानता हूँ जैसे ये नहीं लेके गए, वो भी नहीं लेके गए। मान लो राहुल जी कहीं गए, ओवैसी मंदिर में गए, जब ओवैसी हमेशा बोलते हैं मंदिर में गए, क्या उनके फोटो नहीं आए टीवी पे? क्या उन्होंने अपने गए थे?
जो चैनल वाले हैं ये खुद अपनी टीआरपी बनाने के लिए भागा दौड़ी करते हैं। किसी पार्टी ने नहीं भेजा। मैं एक बात और भी कहूँगा, जब हमारे प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं, मुझे इस बात का मालूम है, मोदी जी के अलावा जितने भी प्रधानमंत्री विदेशों में जाते थे अपने मीडिया वालों को साथ लेके जाते थे। मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि अपने साथ विदेशों में नहीं लेके जाते, फिर भी क्या उनकी फोटो आती नहीं? चाहे वो अमेरिका के वाले भेजो, चाहे एनडीटीवी वाले भेजो, सब जाते हैं, सब उनके फोटो टीवी पे आते हैं। जो कोई बात नहीं होती, ये अपने अपने चैनल, अपने टीआरपी बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, जबकि ना तो उनको मोदी जी ने डेप्यूट किया, ना उनको भारतीय जनता पार्टी ने डेप्यूट किया, वो भी बनाने के लिए जा रहे हैं। एक बात। दूसरी एक बात और मैंने आज न्यूज में सुना, हमारे खड़के साहब कह रहे हैं कि ये जितने भी टीवी पे आ रहे हैं ना, इसपे प्रधानमंत्री खुद अपना खर्चा करें। मैं बताऊं, प्रधानमंत्री जितने भी प्रधानमंत्री विदेशों में जाते हैं, वो उनके साथ, वो वहां पे, मैं सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी जी के और मोदी जी के अलावा जितने भी प्रधानमंत्री विदेश गए हैं, वहां पे होटलों में रहते हैं, वहां अपना सामान खरीदते हैं, अपने परिवार वालों के लिए खरीदते हैं, अपने बच्चों के लिए खरीदते हैं, जितनी भी परचेज करते हैं उसका खर्चा भारत सरकार देती है। जब उनका खर्चा भारत सरकार देती है, आप पता कर ले, अगर मैं गलती पे हूँ तो मेरे विरुद्ध आप केस हुई है, मैं जो बोल रहा हूँ ऐसा नहीं है। वो तो वहां जाके जो अपने परिवार के लिए कपड़े खरीदते हैं, चाहे वो मनमोहन सिंह जी के हों, केवल एंड केवल अटल बिहारी वाजपेयी मोदी जी के, बाकी सब ने वहां जो सामान खरीदा है अपने परिवार वालों को हवाई जहाजों में लेके जाते थे। कम से कम मोदी तो ऐसा नहीं कर रहे। वहां कहाँ भेज रहे हैं? मोदी जी तो कौन बैठे अपने सूर्य नमस्कार करते हैं आंखें बंद करके, वो ये भी नहीं देखते कौन आया है कौन नहीं आया, किसी से बात नहीं करते। 45 घंटे मौन धारण करके देश के कल्याण के लिए अगर कोई मौन धारण करता है, साधना करता है, मेरे विचार से ये कहीं पे भी आचार संहिता का उल्लंघन नहीं। जी, एडवोकेट ब्रजेश जी, जो प्रकरण चल रहा है इस समय, यानी कन्याकुमारी में जो हमारे प्रधानमंत्री जी गए हुए हैं अपनी साधना करने, या कह लीजिए कि एक तरह से ध्यान एकत्रित करने, काफी उनका हैट्रिक रहा है इस समय। पूरा लोकसभा का चुनाव के लिए उनका जो टूर था, हो सकता है अपना ध्यान एकत्रित करने गए हैं और अपना जो एनर्जी है, जो वेस्ट हुआ है, ये जो उन्होंने कल्याण के लिए दिया है, उसको एकत्रित करने गए हों। तो क्या अगर मान लीजिए इसको ये विपक्षी पार्टियां या सत्तारूढ़ पार्टियां इस तरह से देखती हैं, क्या ये देश में एक तरह से किसी प्रधानमंत्री को नीचा दिखाने की स्थिति नहीं है? जी, एक जो श्रीमान जी ने बात बताई, माननीय ब्रजमोहन मदान साहब ने बताई थी कि सब जो जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स गए हुए हैं वो सब अपने अपने एक बाकायदा डेलीगेशन लेके जाते थे, और सऊदी अरब में हमारे जो यहाँ पे रिफिलिंग हुआ करती थी तो उसके लिए भी वहाँ पे खर्चा होता था। अभी देखो कई ऐसी चीजें हैं जो चीजें इतिहास में दर्ज हैं, उनको अभी जो है ओवरलैपिंग करना ही होगा, बार बार बताने का अर्थ यही होगा, और ये तो सब धीरे धीरे सब अपने आप सामने आ ही जाती है चीजें। अब इसकी बात बताऊं सर, देखिए अभी हमसे जस्ट पहले हमने जो चर्चा की थी वो थी कि आचार संहिता का उल्लंघन हुआ कि नहीं हुआ। जी, चुनाव आयुक्त जब से बना है तब से उसके कार्यों में और उसकी निगरानी की प्रणाली में वृद्धि हुई है। ये निर्विवाद तथ्य है, इस पर कोई विवाद नहीं है। चुनाव आयुक्त हमेशा और उत्तरोत्तर, स्पेशली मैं बताऊं, श्रीमान टीएन शेषन साहब के साथ बाद में 1995-96 के बाद में तो और ज्यादा उसकी जो ताकत है उसमें और धार आई है और शार्प हुई है उसकी ताकत, तो सब पता है उसको। और दूसरी बात, क्या प्रधानमंत्री जी के बारे में नहीं पता? बाकी हो सकता है आप दूसरी पार्टी के या फिर जिन पार्टियों के नेता अगर चुनाव करते हैं, प्रचार करते हैं, उन पर हो सकता है चुनाव आयोग की नजर न जाए, या हो सकता है इतनी नजर में उनकी पैनापन ना हो, लेकिन प्रधानमंत्री तो देश का एक ही है ना, तो उस पर तो नजर रहनी है चुनाव आयुक्त की। कितना बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, किस मायने में बोल रहे हैं। अभी एक गुवाहाटी में एफआईआर हुई है उनके खिलाफ,
प्रधानमंत्री जी के खिलाफ एक गुवाहाटी में FIR करवाई है कि साहब उन्होंने महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ बोला, जबकि महात्मा गांधी जी के बारे में उन्होंने क्या बोला था कि महात्मा गांधी जी वैश्विक पटल पर एक बड़े नेता, हमारे जो है महापुरुष हैं, जबकि हमारे यहाँ पर बहुत लोगों को उनके बारे में पता नहीं है। तो हमें उनके बारे में पढ़ना चाहिए, गांधी जी को समझना चाहिए। इन शब्दों को लेके गुवाहाटी में जो है FIR के बारे में, मतलब मैं पढ़ रहा था अभी, हुई है। तो कहने का मतलब अब क्या है, मुद्दा क्या है, कैसे है, वो तो देखो सब इंक्वायरी में आएगा। और अभी रिसेंटली दिल्ली हाईकोर्ट में भी एक उनके अगेंस्ट एक PIL लगाई थी, वो अभी रिजेक्ट हुई है कल परसों। तो कहने का मतलब देश के प्रधानमंत्री एक हैं, उनके ऊपर कैमरे लगे हुए हैं, सभी को पता है, सारी एजेंसी जब वो प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, क्योंकि उनको SPG मिली हुई है भाई, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है, टॉप सिक्योरिटी मिली हुई है। तो जब SPG, जब प्रधानमंत्री एक कदम कहीं दिल्ली से बाहर या अपने घर से बाहर रखते हैं, तो सारी एजेंसीज को अलर्ट किया जाता है, वहां की स्टेट पुलिस को, वहां की इंटेलिजेंस को, वहां के होम डिपार्टमेंट को, वहां के जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसको अलर्ट किया जाता है कि प्राइम मिनिस्टर वहां आ रहे हैं। और आने से पहले ही रैकी होती है, सब काम होता है। इसका मतलब सबको पता है कि प्रधानमंत्री जा रहे हैं, और किस लिए जा रहे हैं ये भी बताना होता है प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री को ये भी बताना होता है कि किस लिए जा रहे हैं और कितना दूर तक जाना है, वहां भी बताना होता है। तो सब पता है। तो चुनाव आयोग तो अपने आप इसमें कार्रवाई कर रहे हैं और कर सकते हैं अगर चाहें तो वो इस मामले में, क्योंकि सारी शक्तियां अभी 1 जून तक सारी शक्तियां चुनाव आयुक्त में निहित हैं। वो चाहे तो फाइनेंशियल डिसीजन भी ले सकता है चुनाव आयोग। हमने देखा इस बात के लिए, फ्लड वगैरह आई थी 2014-15 में, जब फ्लड आई थी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब लागू हुआ था, तो फ्लड रिलीफ होना था, उस टाइम पर चुनाव आयुक्त को अप्रोच किया गया था और उन्होंने जो फंड रिलीज करवाया था, इमरजेंसी फंड रिलीज करवाया था। जबकि नॉर्मल जो योजनाएं हैं ऑलरेडी चल रही है, पहले से घोषणा हो चुकी, वही कर सकते हैं, एक्स्ट्रा 1 रुपया भी रिलीज नहीं कर सकते उसके टाइम पर, आचार संहिता के टाइम पर। लेकिन चुनाव आयुक्त से परमिशन लेके काम हुआ है, तो चुनाव आयुक्त तो कर सकता है, कोई भी कार्रवाई कर सकता है, सारी शक्तियां निहित हैं। और अगर इस बात का संज्ञान चुनाव आयुक्त ने नहीं लिया है तो इसका कारण यही होगा कि उनको पता है कि भाई इस बात से उल्लंघन हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो बार बार इतना कहने के कारण या कहने से कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम उसको जाने अनजाने में स्वयं प्रसिद्धि दिलाने में सहायता कर देते हैं। हो सकता है हमारे जैसों की नजर न जाए, लेकिन अब क्या है, कब नजर चली गई, यार है क्या ये मामला, वहां गए क्यों, फिर ये है क्या, चलो हम भी देख के आते हैं। आज नहीं हमें मौका मिलेगा, लेकिन 2 महीने बाद हमारे जैसे भी देखेंगे, देख के तो आए कम से कम विवेकानंद सलाह है क्या, जहां पर विवेकानंद जी ने ध्यान किया था। और ऐसा ही क्यों कि विवेकानंद जी ने किया और उसके बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी गए, उससे पहले प्रधानमंत्री हुए तब क्यों नहीं गए थे, कुछ कारण क्या है, कुछ विशेष है कि वहां पर बात। तो एक हम भी जा सकते हैं 2 महीने के बाद, हमारा भी ध्यान चला गया है। तो कहने का मतलब, अगर हम किसी के बारे में कहते हैं या बताते हैं तो अच्छा, एक बात बताओ सर, एक बात और बताता हूँ, क्या इनके ऊपर पहली बार आरोप लग रहे हैं या क्या इनके ऊपर पहली बार कोई चीजें लगी हुई हैं? मैं गुजरात में पोस्टेड था 2004, 5, 6, 7, 2010 तक मैं गुजरात में रहा, करीब 8 साल रहा मैं गुजरात में, 8 साल गुजरात में रहा। और उनका मुख्यमंत्री काल उस टाइम पे मैंने देखा था, उस टाइम पे सोशल मीडिया तो नहीं था इतना, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह में पूरा पढ़ता था, उस टाइम पर देखता था, उस समय भी आरोप लगते थे, एक भी आरोप। अच्छा, आज तो CBI वगैरह इनके खैर देखो बीजेपी के मान सकते हैं, कह सकते हैं, मैं मानता नहीं इस बात को, लेकिन कह सकते हैं। लेकिन उस टाइम पर तो थी ना सेंट्रल गवर्नमेंट, 2004, 8, 9, 10, 11, 12 जिनकी सरकार थी उनके पास में थी, आरोप उस समय भी लगे थे और उस समय भी लगाए जाते थे, एक भी सिद्ध क्यों नहीं हो पाया? तो कहने का मतलब, जब हम इतने प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए व्यक्ति के विरुद्ध अगर कोई बात बोलते हैं तो हमारे पास में बियॉन्ड डाउट, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, मतलब संदेह से परे होना चाहिए हमारे पास कोई बात, तब हम कह सकते हैं। और यदि संदेह से परे नहीं है हमारे पास, तो आप तय मानिए कि आप जो है उनकी प्रसिद्धि में वृद्धि कर रहे हो, उनकी पॉपुलैरिटी को प्रमोट कर रहे हैं अपने आप से, ये चीज तय है। तो इसलिए हमें क्या है कि सब चीजों को समझना बहुत आवश्यक है, समझने के बाद में हमें काम करना है। जी कल्याण जी, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट में आपसे ये लेना चाहता हूं
कि चलो ये तो आचार संहिता का उल्लंघन माना जा रहा है या नहीं माना जा रहा है, आचार संहिता ही अपना डिसीजन देगी। अब लास्ट कंक्लूजिंग स्टेटमेंट मैं आपसे ये लेना चाहता हूं कल्याण जी, क्या अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री को इस तरह से जो आप बता रहे हैं कि जहां चुनाव है वहां भी देखा जा रहा है, जहां चुनाव नहीं है वहां भी देखा जा रहा है, क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जब प्रधानमंत्री गए हैं तो क्या इसको बैन कर देना चाहिए? कल्याण जी देखिए, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जैसा कि ब्रजेश जी ने कहा है महात्मा गांधी के बारे में, ये पहले प्रधानमंत्री है इन्होंने महात्मा गांधी के बारे में अभी इस तरह के स्टेटमेंट दिए हैं जो शायद कोई दूसरा नहीं देगा। इन्होंने ये कहा था कि महात्मा गांधी को इंटरनेशनल लेवल पे कोई नहीं जानता। इनके वर्ड है कि इंटरनेशनल लेवल पे महात्मा गांधी को कोई नहीं जानता। ये तो एक महात्मा गांधी पिक्चर बनी, उसके बाद से लोग बाग इनको जानने लगे हैं। तो मैं आदरणीय ब्रजेश जी से भी कहना चाहूंगा कि ये पहले आदमी है जो इंडियन करेंसी पे महात्मा गांधी की फोटो चल रही है और फोटो लगी है, और ये हमारे देश के प्रधानमंत्री होकर इस तरह के स्टेटमेंट थे कि महात्मा गांधी को कोई नहीं जानता था, जबकि ये स्वयं महात्मा गांधी की मूर्ति पे जाकर विदेशों में जाकर मस्तक नवाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं और आदर सहित इनको पहचाना जाता है। रही बात ये आचार संहिता की, तो ये पूर्ण आचार संहिता का उल्लंघन है, क्योंकि कोई भी प्रचार प्रसार इलेक्शन में बैन होने के बावजूद अगर कोई करता है किसी भी माध्यम से, कोई लालच देकर, कोई धर्म का सहारा लेकर, या कोई मीडिया में जाकर, या फोन देकर, या प्रचार देकर, तो वो आचार संहिता का उल्लंघन है और इसकी कंप्लेंट की गई है और इसके ऊपर चुनाव आयोग को जल्द से जल्द संयोग लेना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव आयोग जो है वो मैं समझता हूँ, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि प्रॉपर एक्टिव नहीं है। अगर एक्टिव होता है तो अब तक इसका संज्ञान ले सकता होता है, क्योंकि सारा देश का मीडिया और सारा देश का पैसा मोदी जी के साथ लगा हुआ है और मीडिया बार बार हर स्टेट को शो कर रहा है, तो ये प्रचार नहीं है तो क्या है? क्या साधना इस तरह से की जाती है? मैं आपके माध्यम से मदान साहब से ब्रजेश जी से पूछना चाहूंगा, क्या साधना का यही है, क्या तरीका यही होता है साधना का कि आप जहाँ पर जाए मीडिया लेकर जाए, आपने कितनी माला पहनी है, कितनी टोपी लगाई है, कितने तिलक लगाए हैं, कितनी बार दंडवत कर रहे हो? कल्याण जी मैं आपको यहाँ रोकूंगा। मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किसी मीडिया को इनवाइट नहीं किया है। मिस्टर नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री है हमारे देश के, ये मीडिया के सामने आते ही नहीं है। आपने देखा है कभी भी इन्होंने बहुत कम इंटरव्यूज दिए हैं मीडिया को, मीडिया वालों के सामने आते ही नहीं है प्रधानमंत्री जी। इसका आप विश्वास करें ना करें, आप खुद उठा के इनका चैप्टर देख लें। मिस्टर नरेंद्र मोदी जी इंटरव्यू नहीं देते हैं। हाँ, नहीं दे सकते, इंटरव्यू नहीं देंगे। इंटरव्यू देने के लिए आदमी में कलेजा चाहिए, दम चाहिए इंटरव्यू देने के लिए, और इन्होंने 10 साल 12 साल में इंटरव्यू, 10 साल में कोई इंटरव्यू नहीं दिया और न देंगे। बाकी फोटो खिंचवाने में राष्ट्र आते हैं, फोटो फ्रेम में किसी दूसरे आदमी को नहीं आने देते, इस बात से मैं सहमत हूँ। और मीडिया के कैमरा जिनके साथ में 24 घंटों एक नहीं 3-3 हजार कैमरे अभी भी लगे हुए हैं, आप चाहे तो इंक्वायरी कर सकते हैं, ये बात सत्य है। और कुछ है? चलो ब्रिजमोहन जी आप ही बता दें, क्या भावी प्रधानमंत्री जो हैं इस समय, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने कितने इंटरव्यूज दिए हैं, कितनी एजेंसीज को इंटरव्यू दिए हैं, और इंटरव्यू में क्या ये इंटरेस्टेड हैं या नहीं? क्योंकि ये तो किसी को भी इंटरव्यू नहीं देते हैं। जब प्रधानमंत्री ये बने थे नरेंद्र मोदी जी, मीडिया वाले इनसे इंटरव्यू लेने के लिए तरस गए, ये इंटरव्यू देते ही नहीं थे। कितने सालों के बाद इन्होंने इंटरव्यू दिया था, एक इंटरव्यू दिया था, उसके बाद शायद ही इन्होंने कई इंटरव्यू दिए हैं। अभी 2-4 इंटरव्यूज दिए होंगे तो दिए हैं जी। अभी इनके 86 इंटरव्यू हुए, 86 इंटरव्यू हुए। वो मीडिया वालों को शुरू से ही देते हैं, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं देते, लेकिन अपना मीडिया वाले जो उनको बुलाते हैं अपने वो उसमें बुलाते हैं, उसका वो जवाब दे रहे हैं। और एक बात ऐसी की ऐसी साधना मोदी जी ने 2014 में भी की, ऐसी की ऐसी साधना उन्होंने 2019 के चुनावों के बाद में भी की थी, लेकिन उस समय किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। आज विपक्षी पार्टी ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा सपना देखना सबकी इच्छा है,
कोई भी सपना देख सकता है। उनकी ये ऐसा लग रहा है कि शायद हम जीत जाए, शायद हम जीत जाए। तब तो उन्होंने विरोध नहीं किया था 2014 में। वकील साहब को तो पता होगा कि 2014 में भी ऐसा कर किया, 2019 में केदार वाले को वहां किया। इसलिए ये तो अपना बात का पतंगड़ बनाने वाली बात है। देश के हित के लिए, देश के कल्याण के लिए ये साधना हो रही है और वो उसमें 100% सफल होंगे। और मैं भी भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जो मोदी जी ये अपना देश के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं उसमें वो ये खुद मीडिया लेके नहीं गए, किसी को नहीं लेके गए। हाँ, वो प्रधानमंत्री है तो उनके जो सिक्योरिटी है वो तो होगी होगी। सिक्योरिटी क्यों नहीं होगी? सिक्योरिटी को उन्होंने ये थोड़ा कहा है कि मैं सिक्योरिटी हूँ, लेकिन उनके पास सिक्योरिटी है तो सिक्योरिटी वालों की ड्यूटी है कि वहाँ वो क्योंकि ओपन में है, पानी के अंदर बैठे हैं, वहाँ अपना साधना कर रहे हैं, तो सिक्योरिटी तो करेगी। क्यों नहीं करे? प्रधानमंत्री कहीं पे भी जाएंगे सिक्योरिटी होगी होगी। सिक्योरिटी सबको मिलती है, जिनको जेट सिक्योरिटी मिल रही है, राहुल को मिल रही है, खड़गे साहब जी जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम मेरे पास इतना ही था। केजरीवाल सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वो जितनी उनकी लिमिट है उनको सिक्योरिटी मिल रही है, इनकी लिमिट ज्यादा है तो इनको ज्यादा सिक्योरिटी मिल रही है। धन्यवाद। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। जय भारत, जय भारत।